हेलो नमस्कार। मेरा नाम है महेश पाठक। कौटिल्य स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिकंदर और पोरस के युद्ध के बारे में। वैसे तो हमारे भारत के इतिहास में अनेकों युद्ध लड़े गए हैं और जब भी किसी महान युद्ध की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले ऊपर नाम आता है सिकंदर और पोरस के बीच लड़े गए युद्ध को, जिसको द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस के नाम से भी जाना जाता है। द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस के बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि राजा पोरस और सिकंदर कौन थे। सबसे पहले हम राजा पोरस के बारे में जानते हैं। राजा पोरस के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पोरस का नाता पौरवा वंश से था और वो इस वंश के वंशज थे। वहीं भारत के इस महान राजा ने 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक पंजाब में झेलम और चेनाब नदी तक अपने हुकूमत चलाई थी। हालांकि अब यह हिस्सा पाकिस्तान देश में आता है। पोरस राजा के बारे में ग्रीस के इतिहास में जिक्र देखने को मिलता है। वहीं हमारे ऋग्वेद में पूरा नाम का जिक्र किया गया है, जिसको पोरस राजा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा पोरस राजा के जीवन की जानकारी और कहीं भी मौजूद नहीं है। अब अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ग्रीस देश का शासक था, जिनको सिकंदर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का अर्थ होता है रक्षक या योद्धा। सिकंदर से जुड़े इतिहास को पढ़कर यही लगता है कि वो एक महान योद्धा था, जिसने बेहद ही कम आयु में अपने पिता का सिंहासन संभाल लिया। और सिकंदर का जन्म ग्रीस के पेला शहर में जुलाई के महीने में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया में अपना शासन फैलाने की मकसद से कई सारे युद्ध लड़े थे। और ये भी कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बेहद ही कम उम्र में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। वहीं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोगों की उसने मौत की सूली पर चढ़ा भी दिया था। कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े उसमें से एक भी युद्ध वो कभी हारा नहीं था। सिकंदर का आक्रमण। कहा जाता है कि सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसने अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान की मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए विश्व विजय की कामना से पूरी दुनिया में रक्तपात करने के लिए निकल चुका था। उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा द्वारा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं से उसकी भूख और बढ़ गई। सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा ने महज एक विदेशी क्रूर राजकुमार माना है, महान नहीं माना। भारत पर पहला आक्रमण। जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। भारत की सीमा में पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत की अपेक्षाकृत छोटे राज्यों से उसे ज्यादा टक्कर मिली। मस्सागा यानी कि मत्स्य राज में तो महिलाओं तक उसके सामने खड़ी हो गई, पर धूर्त और धोखे से वार करने वाले यवनी मत्स्यराज के सामने संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला किया और उस राज्य की राजमाता बच्चों सहित पूरे राज्य को उसने तलवार से काट डाला। यही हाल उसने अन्य छोटे राज्यों में किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर देता और कई राजाओं को बंधक बना लेता। भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे। अंत में उसने गांधार तक्षशिला पर हमला किया। सिकंदर द्वारा गांधार से संधि करने के पश्चात पोरस को सबसे पहले समर्पण करने का संदेश भिजवाया गया। गांधार तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत किया। आम्भी ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि उसी पोरस से शत्रुता थी और दूसरी ओर उसकी सहायता करने वाला कोई और नहीं था। गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की।
सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी। लेकिन पोरस एक महान योद्धा थे। उसने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। अब बात करें पोरस के साम्राज्य की, तो राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूर्ववंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम यानी कि जिसे झेलम भी कहा जाता है और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संबंध में मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात थे। उन्होंने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुकरायनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुकरायनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस, जो स्वयं सभरवाल जाति का था और खुखरायन जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसों और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक द बैटल ऑफ द हाइडेस्पिस कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार और पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आंधी की सेना, भारतीय और सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चल पड़ा था। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। राजा पुरु के शत्रु लालची आंभी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार कर ली। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हट शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हठ पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था। राजा की तो बात बहुत दूर है। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस, संस्कृत में यदि कहा जाए तो भवक पाली, को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था।
सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। यह डर नहीं था, बल्कि यह आर्य राजा का छात्र धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं नहीं मारा जाए। यह सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। झेलम के इस पार रसद और मदद भी कम होने लगी थी। मीलों का सफर तय करने आई सिकंदर की सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी। कई सैनिक और घोड़े मारे गए थे। ऐसे में सिकंदर व उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचाने के लिए नए रास्ते से वापस भेजा और खुद सिंधु नदी के रास्ते गया, जो छोटा और सुरक्षित था। भारत में शत्रुओं के उत्तर पश्चिम में घुसने के दो ही रास्ते रहे हैं, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता था। उस वक्त सिकंदर सनक में आगे तक घुस गया, जहां उसकी पलटन को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। पहले ही भारी क्षति उठाकर यूनानी सेनापति अब समझ गए थे कि अब अगर युद्ध और चला तो सारे यवनी नष्ट हो जाएंगे। यह निर्णय पाकर सिकंदर वापस भागा, पर उस रास्ते से नहीं भाग पाया जहां से आया था, और उसने दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस क्षेत्र में प्राचीन छात्र या जाट निवास करते थे। उस क्षेत्र को, जिसका पूर्वी हिस्सा आज के हरियाणा में स्थित था और जिसे जाट प्रदेश कहते थे, इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से हो गया और उसकी अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके वज्र कवच को भींचता हुआ पार हो गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जबकि यवनी इतिहासकार ये कहते हैं कि सिकंदर बेबीलोन यानी कि आधुनिक इराक में बीमारी के कारण मरा था, और वो भी 326 ईसा पूर्व में। अब सिकंदर की मृत्यु के बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें लिखते हैं, और युद्ध के बारे में भी अलग अलग लिखते हैं। यदि आप यूनान की बात करें, पश्चिमी देशों की, तो सिकंदर को विजेता मानते हैं। भारतीय इतिहास की बात करें तो हम भारतीय पोरस को विजयी मानते हैं। अब इतिहासकार क्या क्या लिखते हैं। कार्तियास लिखता है कि सिकंदर झेलम की दूसरी ओर पड़ाव डाले हुआ था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया। पुरु के सैनिक भी उसी द्वीप में तैरकर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों के अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला गया। बचे खुचे सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब गए। बाकी बची अपनी सेना के साथ सिकंदर रात में नावों द्वारा हरनपुर से 60 किलोमीटर ऊपर की ओर पहुंच गया। वहीं से नदी को पार किया। वहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पुरु का बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें लिखते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।